Good afternoon, students. Today we are going to start our new topic 10.4 coherent and incoherent addition of waves. Before that, we must have to learn about what is interference of waves, what is principle of superposition and all about that. So ये जानने के लिए ये पूरा जो भी आपको थियोरी दिया गया है उसके बाद होगा यंग्स का जो स्लिट का है ना, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो ये सब कुछ समझने के लिए व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, ये सब कुछ समझने के लिए आपको पहले क्या जानना पड़ेगा, व्हाट इज़ इंटरफियरेंस ऑफ वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हाट इज़ फेज डिफरेंस, व्हाट इज़ पाथ डिफरेंस। ओके, सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स। इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स, क्या होता है इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स? ठीक है, मान लो एक पार्टिकल है, मान लो कि ऐसा है, यहाँ पे एक एयर में एक पार्टिकल है, सॉरी, जैसे हमने ह्यूगेंस ने बोला, हम ह्यूगेंस प्रिंसिपल पे ही चले गए कि जो भी लाइट है वो कौन सा नेचर है, उसका वेव नेचर है। ठीक है, तो मान लो एक ये पार्टिकल है, यहाँ से एक वेव आया, ठीक है, y1, जिसको y1 मैंने नाम दे दिया, और एक दूसरा वेव आया, ठीक है, ये हो गया y2, और यहाँ पे एक पार्टिकल है p। तो ये y1 पार्टिकल जब यहाँ पे ये y1 वेव जब यहाँ पे पहुँचेगा ये पार्टिकल के पास, तो वो उसको डिस्प्लेसमेंट देगा कुछ। ये पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मोशन करेगा ड्यू टू दिस वेव एंड ड्यू टू दिस वेव। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो कितना अपवर्ड जाएगा, कितना डाउनवर्ड जाएगा। मान लो ये y1 जो वेव है, ये दोनों वेव है और ये पार्टिकल है, हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं। पार्टिकल क्या करेगा, ड्यू टू दिस वेव ये SHM करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है, तो मान लो ये y1 उसको कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मान लो 5 कर रहा है, 5 सेंटीमीटर उसको ऊपर ले जा रहा है। सेम टाइम पे ये आया y2 और ये कर रहा है भाई चलो नीचे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, तो यहाँ पे होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये इसकी भी बात रखेगा और इसकी भी बात रखेगा। ये y1 की वजह से कितना सेंटीमीटर, y1 इसको कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहा है ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो ये क्या रहेगा 5 - 2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, मान लो ये दूसरा भी उसको 5 सेंटीमीटर भी ऊपर जा रहा है और ये भी 5 सेंटीमीटर ऊपर, तो 5 - 5 0, मतलब क्या करना है, एडिशन और डिवीजन करना, सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो वही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब जो भी है वेक्टर सम करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होगा, वाई नेट, मतलब उसका टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा y1 प्लस y2, y1 की वजह से होगा, y1 टू की वजह से होगा, मैंने दोनों को प्लस कर लिया ना, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब ये 5 + -2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 3 सेंटीमीटर, वो कितना एम्पलीट्यूड से वो SHM करेगा 3 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उस होगा, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये मान लो 5 सेंटीमीटर उसको ऊपर ले जा रहा है, ये नीचे ले जा रहा है, तो ये क्या पार्टिकल दोनों की बात रखेगा, वो क्या कर लेगा, ऐसे कुछ 3 सेंटीमीटर जितना उसका उससे वो SHM करेगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, जो फर्स्ट थिंग है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की क्या है, when there are more than one wave traveling in the same medium, ये दोनों सेम मीडियम में है। ये एक मान लो कि हमारा ये वाइट वाला एक मीडियम है। when there are more than one wave, sorry particle बोला, when there are more than one wave traveling in the same medium, then the net displacement of a particle, ये पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय अ वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव अलोन, ओके। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या लिख सकते हो आप, व्हेन, अपनी लैंग्वेज में, व्हेन देयर आर more than
वन वेव, यहाँ पे y1 और y2 मोर देन वन वेव मतलब टू वेव है यहाँ पे, ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम। मीडियम भी हमारा ये वाइट वाला जो पेज है वो उसका मीडियम है मान लो। देन द नेट डिस्प्लेसमेंट of a particle is given by vector sum of the displacement produced by each wave alone। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जो पहली बात थी वो फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, ये दूसरी बात क्या है, देखो अब सभी जो भी हम समझ रहे हैं बराबर समझना। इंटरफेरेंस वेव समझ रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आया, ये पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा ड्यू टू दिस टू वेव्स, तो ये हमने वेक्टर सम कर लिया। सेकंड थिंग, अगर ये जो वेव है इसकी वजह से उसका 5 सेंटीमीटर मतलब ये वेव ये पार्टिकल को 5 सेंटीमीटर जितना डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में करा रहा है, तो अगर उसी टाइम पे ये सेकंड वेव y2 आ गया जिसको वो बोल रहा है आप 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड में डिस्प्लेसमेंट करो, तो y1 को कोई भी डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब y1 उससे y1 को कोई मतलब y1 में कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो पार्टिकल को 5 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करा रहा है वो कराता ही रहेगा। ठीक है, हाँ पार्टिकल दोनों को बुरा नहीं लगे, मान लो दोनों को बुरा नहीं लगे इसलिए इसकी भी बात मानेगा और उसकी भी बात मानेगा। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो वो 3 सेंटीमीटर करेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, वेक्टर सम करके। लेकिन हर टाइम ये जो वेव y1 है वो पार्टिकल को ये p को 5 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कराता रहेगा। ठीक है, भले ये आ गया, ये मान लो ये आ गया y2, उसको बोल रहा है 2 सेंटीमीटर नीचे जाओ, लेकिन उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसको फ़र्क नहीं पड़ेगा? y1 को। तो दूसरी क्या बात है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दूसरी क्या बात हमको बोलता है, देयर आर मोर देन one wave in a medium, each wave travels as if it is present alone। दूसरे के आने से फर्स्ट वन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो इसको जो 5 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में करा रहा है वो करा रहा है, ये उसको 2 सेंटीमीटर नीचे करा रहा है। पार्टिकल, हाँ पार्टिकल समझ के क्या करेगा, 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट अपना करेगा। लेकिन ये हो गया हमारा फर्स्ट और सेकंड थिंग जो हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से समझ में आ रहा है। मान लो यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही वेव है, लेकिन 2 से ज़्यादा वेव, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, बहुत सारे वेव्स पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। तब क्या होगा, वाई नेट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वाई नेट वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3 प्लस अप टू डॉट 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 डॉट। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे अगर वेव पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं। अब ये मान लो ये जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कब पॉजिटिव कर रहा है, कब नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, कब पॉजिटिव हो रहा है, कब नेगेटिव हो रहा है, तो उसको समझ लेंगे हम पहले कि ये जो डिस्प्लेसमेंट तो हमने समझ लिया कि कोई एक पार्टिकल है, वेव आ रहा है और पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कब वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करेगा, कब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट करेगा, है ना। तो मान लो यहाँ पे एक लाइट सोर्स S1 है और यहाँ पे एक पार्टिकल P है, यहाँ पे लाइट सोर्स S2 है और ये वेव ऐसे जा रहा है,
इसने कितना x1 ट्रैवल किया, इसने कितना ट्रैवल किया, x2 ट्रैवल किया। आप देख सकते हो x2 इज़ ग्रेटर देन x1, ठीक है। ये वेव है, ये वेव x1 जितना उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये s2 जो भी वेव है वो x2 जितना डिस्टेंस काट के p के पास पहुंच रहा है, ठीक है। चलो वेव इक्वेशन, मुझे ये वेव का इक्वेशन और ये वेव का इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये वेव का इक्वेशन हम लिखेंगे y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इसका y2 इज इक्वल टू, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में देख लिया है, y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये वेव का इक्वेशन और ये इक्वेशन ये वेव का, ये इक्वेशन ये सेकंड वेव का, ठीक है। चलो ये पार्टिकल से ये वेव नियर है और ये फार है, वो बराबर समझना, ठीक है। चलो ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और बराबर समझना ये एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, ठीक है, 2 पाई एफ। क्योंकि दोनों सेम मीडियम में है, क्योंकि दोनों सेम मीडियम है में तो स्पीड भी सेम होगी। अगर स्पीड सेम है तो एफ भी सेम होगा, अगर एफ सेम है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों सेम मीडियम है तो स्पीड भी सेम होगी, अगर स्पीड सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ओमेगा भी सेम होगा, और अगर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। कोहेरेंट सोर्स हम क्या समझ रहे हैं, व्हाट इज़ कोहेरेंट सोर्स, यहाँ पे दिया है ना कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट। तो कोहेरेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कौन सा कोहेरेंट सोर्स है, कौन सा इनकोहेरेंट सोर्स होता है। तो कोहेरेंट सोर्स बराबर समझना, इफ़ ओमेगा इज़ सेम, इफ़ ओमेगा इज़ सेम तो आप उसको बोल सकते हो कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स। तो पहले हम कोहेरेंट सोर्स की बात करेंगे। हाँ चलो, ए हाँ यहाँ पे क्या है, ये वेव इक्वेशन मैंने लिख दिया। ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई एफ, दोनों सेम मीडियम है तो स्पीड सेम, दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी सेम एंड दैट्स वाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम, ओके। टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, टाइम, ठीक है। एक्स क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है, एक्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। के है कुछ वेवलेंथ रिलेटेड है जिसका इक्वेशन है 2 पाई बाय लैम्बडा। लैम्बडा अगर के सेम है तो लैम्बडा सेम होगा। यहाँ पे मैंने के और के ही लिखा है, K1 K2 नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा ही लिखा है, मतलब ये दोनों जो वेव इक्वेशन में उसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम भी सेम है, के जो वेवलेंथ से रिलेटेड कुछ है वो भी सेम है, और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स भी सेम है, ऐसा यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अब क्या होता है, इतना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे काटने के बाद जब ये वेव यहाँ तक पहुँचता है तब उसका इक्वेशन क्या बन जाता है, बराबर समझना। अब यहाँ पे पहुँच गया ये वेव, यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँच गए, कितना डिस्प्लेसमेंट करके x1, तब उसका इक्वेशन बन जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, x की जगह x1 आ गया, और ये जो वेव है उसका क्या इक्वेशन बन जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। क्या चेंज हो रहा है, x1 एंड x2 डिस्प्लेसमेंट ही चेंज हो रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि आफ्टर टाइम t जो डिस्प्लेसमेंट y नेट एट p क्या हो सकता है ना। यहाँ पे ये दोनों वेव उसका क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ही कराएंगे ना। तो ये पार्टिकल अब डिस्प्लेसमेंट करने वाला है, जैसा मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि ये वेव और ये वेव, ये पार्टिकल का 5 सेंटीमीटर ये अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, ठीक है। तो वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो वही बात यहाँ पे आ रही है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा, वाई नेट इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2। चलो अब यहाँ पे ये इक्वेशन दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे हम, ये पहले था जब
ये वेव यहाँ तक नहीं पहुँचा तब उसका वेव इक्वेशन ये वाला था। जब ये पार्टिकल की पी के पास पहुँच गया ये और ये वेव, तो उसका ये दोनों इक्वेशन हो गए और हम उसका वेक्टर सम कर रहे हैं। ठीक है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस KX2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये जो भी पार्टिकल SHM कर रहा है, तो ये नेट जो भी डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, है ना, जो SHM कर रहा है ना पार्टिकल, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट इतना है। ये इक्वेशन इसका बन गया। ठीक है, अब समझ में आना चाहिए, अब हमें क्या चाहिए कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का होगा। ये जो पार्टिकल, बराबर समझना, अब क्या किसकी बात हो रही है, पार्टिकल की बात हो रही है। ये जो पार्टिकल है ये केस में, और ये सेकंड केस में ये जो पार्टिकल है, अब ये दोनों इसको यहाँ पे जैसे 5 सेंटीमीटर बोला ना मैंने, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है, मतलब ये भी कुछ SHM कर रहा है। तो जो भी SHM कर रहा है उसका हमें एम्पलीट्यूड चाहिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। पार्टिकल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 प्लस A2 होगा, A1 माइनस A2 होगा, √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, क्या होगा क्या। तो ये जो भी ड्यू टू दिस वेव ये जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब उसका एम्पलीट्यूड जो होगा डिस्प्लेसमेंट की SHM की वजह से, वो होगा डिपेंड अपॉन फेज डिफरेंस। ठीक है, और फेज डिफरेंस किस पे डिपेंड होगा, पाथ डिफरेंस पे। बराबर समझना, ये जो पार्टिकल का अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 प्लस A2 होगा, A1 माइनस A2 होगा, क्या होगा। तो ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो होगा डिपेंड अपॉन फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस क्या है ना, तो वो फेज डिफरेंस होगा डिपेंड अपॉन पाथ डिफरेंस। ठीक है, बराबर समझना है, वो होगा पाथ डिफरेंस पे डिपेंड। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको क्या फेज़ होता है मैं वो बता के दिखा रही हूँ। y1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस KX है, तो ये होगा, इसको हम बोलेंगे फेज़। यहाँ पे साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट में है उसको बोलेंगे हम फेज़। क्या होता है, फेज़ होता है। ठीक है, चलो, तो बराबर समझना, बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस देयर इज़ अ चेंज इन फेज डिफरेंस। ठीक है, तो अब स्टोरी क्या जा रही है, फेज डिफरेंस पे जा रही है। बराबर समझना, ये x2 का जो डिस्प्लेसमेंट है, x2 मतलब ये जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है और इसका कम है। ठीक है, तो अगर मुझे फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, हम अब जो स्टोरी जा रही है फेज डिफरेंस पे, मैंने बोला ना व्हाट इज़ फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं फाई से। चलो, क्या है, ओमेगा 2 प्लस KX2, इसका फेज़ ले लो, इसका फेज़ ले लो। ओमेगा टी KX2, पहले क्यों KX2 लिया, क्योंकि X2 ज़्यादा है, X2 इज़ ग्रेटर देन X1, तो जो भी बड़ा है उसमें से आपको छोटा जो भी है उसको माइनस करना है, KX1। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों चला रहा है टीचर, तो पहले ये समझ लो ये कोहेरेंट और इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव है। बाद में जो यंग एक्सपेरिमेंट है वो सब कुछ क्या हो रहा है वो आपको, अगर ये समझोगे तब वो जो भी एक्सपेरिमेंट है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो कहानी अब तक कहाँ पे पहुँची है, हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुँची है, फेज डिफरेंस पे। ठीक है, फेज डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब यहाँ पे मैं अगर अब समझा दूँ तो इसका रास्ता छोटा है, इसका रास्ता बड़ा है, इसका पाथ छोटा है, इसका पाथ बड़ा है, तो ये पाथ डिफरेंस आया। पाथ डिफरेंस आया तो क्या आएगा, फेज डिफरेंस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाई इज इक्वल टू ओमेगा 2 प्लस KX2, ये दोनों का जो फेज़ है, ये फेज़ को हम क्या करना है, अगर बड़ा ये है तो बड़े में से छोटा को माइनस करना है, तो हमें मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू KX2 माइनस X1। फाई इज इक्वल टू, इसको हम बोल देंगे डेल्टा X। ठीक है, तो बराबर समझना, K की वैल्यू क्या है, 2π/λ इंटू डेल्टा X, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रैकेट कर देंगे। ये हमारा क्या आया, फेज डिफरेंस, P को क्या हम बोलेंगे, फेज। तो ये फेज डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस।
ठीक है, बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस हमें क्या मिल गया, फेज डिफरेंस मिल गया, और फेज डिफरेंस की वजह से हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो भी पार्टिकल जो ये है उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा ना वो मिलेगा, मतलब वेरी होगा। चलो अब स्टोरी कहाँ जा रही है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पे जा रही है। एम्पलीट्यूड आपको पता होगा, अगर ये वेव है तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड, है ना। तो अगर ये एक फर्स्ट वेव है, दूसरा कोई सेकंड वेव है, तो अगर ये y1 है, ये y2 है, उसकी वजह से पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ये दोनों एक जैसे आपको दिख रहे हैं। अगर मैंने उसका यहाँ से ऐसा दूसरा वेव ले लो तो ये और ये आपको अलग दिख रहे हैं, ये बाद में समझाऊंगी मैं। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ फेज़ का डिफरेंस है। ये सेम फेज़ में है, ये सेम फेज़ में है, कौन सा वाले, ये सेम फेज़ में है, और ये अगर ये दोनों को बात किया जाए तो ये डिफरेंट फेज़ में है, ये फेज़ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। चलो अब कहाँ पे आई स्टोरी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पे आई, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम फाइंड आउट कर रहे हैं पार्टिकल, अब सारी स्टोरी जा रही है पार्टिकल पे, वेव को छोड़ दो। वेव का जो पाथ डिफरेंस है उसकी वजह से हमें मिल गया ये फेज़ डिफरेंस 5, ठीक है, ये फेज़ डिफरेंस 5। और अब हम बात कर रहे हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की। चलो तो एक शॉर्ट मेथड है कॉम्बिनेशन ऑफ SHM करने के लिए। अगर आपको पैरेललोग्राम वेक्टर सब कुछ आ रहा है तो ये जो छोटा है एम्पलीट्यूड A1 और A2 की बात हो रही है ना, तो वेव इक्वेशन में अब देखो, हाँ ये वाला, तो इसको कम टाइम लग रहा है और इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो A1 वाला है ना, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। देखो ये एक शॉर्ट मेथड है A1, है ना। A1 ये जो वेव है ये डायरेक्शन में जा रहा है, उसका एम्पलीट्यूड A1 है, और सेकंड जो वेव है वो कितना जा रहा है, 5 जितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, मतलब A1 और A2 के बीच में कितना डिफरेंस, फेज़ का डिफरेंस आ रहा है 5 जितना। तो मैंने ये 5 फेज़ डिफरेंस पे मैंने ये A2, ये वेव 2 ये डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो उसका रिजल्टेंट, मतलब ये पैरेललोग्राम वाली मेथड आपको पता हो तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा रिजल्टेंट। ये हो जाएगा पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वेव 1 ये डायरेक्शन में जा रहा है, y1 ये y2 ये डायरेक्शन में जा रहा है, कितना उसके बीच में फेज़ का डिफरेंस है, A1 और y1 और y2 के बीच में 5 कितना जितना फेज़ का डिफरेंस है, तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा पार्टिकल का, तो पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये होगा AR, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। तो आपको ये पता होगा, जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में देख लिया होगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, तो यही हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे 2A1 A2 cos phi। तो ये होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये जो भी एम्पलीट्यूड है विच इज़ डिपेंड अपॉन फेज़ डिफरेंस 5, अगर दोनों के बीच में फेज़ का डिफरेंस आ रहा है तो एम्पलीट्यूड में भी डिफरेंस आएगा। फेज़ का डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस, बराबर समझना, पाथ के डिफरेंस की वजह से हमको फेज़ डिफरेंस मिला, और फेज़ डिफरेंस अगर वेरी होगा तो एम्पलीट्यूड भी आपको चेंज मिलेगा एम्पलीट्यूड में भी, ठीक है, ओके। अब एम्पलीट्यूड मिल गया, फेज़ डिफरेंस मिल गया, अब हमें रिजल्टेंट जो भी पार्टिकल है उसका इक्वेशन, जैसे y1 y2 मिला वैसे हमें रिजल्टेंट yr भी मिल जाए तो क्या होगा उसका इक्वेशन, AR sin ओमेगा t प्लस KX1 प्लस थीटा, सॉरी हाँ थीटा, क्यों थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो A1 y1 से कितना आगे चल रहा है, थीटा जितना आगे चल रहा है, KX1 ये वाला A1 साइन ओमेगा t के x1 से कितना आगे चल रहा है, थीटा, ठीक है। अब थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, tan थीटा इज इक्वल टू A2 साइन 5, ये भी इक्वेशन आ गया है हमें। टीचर क्या कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
ये हो गई हमारी पार्टिकल के एम्पलीट्यूड की बात। पार्टिकल का जो वेव इक्वेशन बनता है ये बन गया, ठीक है। थीटा कैसे फाइंड आउट करना ये देख लिया। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस कहाँ से आया, क्योंकि पाथ डिफरेंस मिला। पाथ डिफरेंस कहाँ पे है, तो ये पाथ है, ये इसका छोटा रास्ता, ये इसका बड़ा रास्ता। ये x1 मान लो ये 10 किलोमीटर पे पहुंच गया, ये 20 किलोमीटर पे, ये पीछे जा रहा है, तो ये उसकी वजह से पाथ डिफरेंस मिला। पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस मिला, और इसकी वजह से एम्पलीट्यूड में भी क्या आ गया, डिफरेंस आया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात। क्या होता है एक्चुअली, कोई एक पार्टिकल है, बहुत सारे वेव आ रहा है और क्या हो रहा है वो स्टोरी हमने देख ली। अब कोहेरेंट सोर्स वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। कोहेरेंट सोर्स में आपको एक ही बात याद रखनी है, अगर ओमेगा सेम, ओमेगा क्या होती है हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम होती है तो क्या कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। लेकिन अगर ओमेगा और वही बात होने वाली है, अगर एक पार्टिकल पी यहाँ पे है, एक सोर्स S1 ऐसे यहाँ पे पहुँच रहा है इतना डिस्टेंस और ट्रैवल करके, ये थोड़ा सा ये तो सेम जैसा हो गया, यहाँ पे दिखाती हूँ। ये पार्टिकल P यहाँ पे है, ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है, ठीक है। ये इतना ट्रैवल करके पहुँच रहा है, ये इतना ट्रैवल करके पहुँच रहा है। पहले इसका वेव का इक्वेशन क्या है, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, और इसका इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू e2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों देखो यहाँ पे ये इसको हमने फेज़ बोला, ये दोनों के फेज़ सेम है, लेकिन यहाँ पे पहुँचने में हो जाता है a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, क्योंकि ये x1 क्योंकि ये x2। अब ये तो आपने समझ लिया, लेकिन मान लो ये जो दोनों है इसमें ही मैंने ले लिया, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 ले ली और यहाँ पे ओमेगा 2 ले ली, तो क्या होगा, तो वो स्टोरी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोहेरेंट सोर्स और कंस्ट्रक्टिव, जो आपकी बुक में है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो भी मेथड कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।